गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करें। कुछ पढ़ा क्या घर पे? क्या पढ़ा? नहीं, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा क्या? थोड़ा बहुत जो भी। क्या पढ़ा? नाम तो बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, है ना? थोड़ा रिवाइज कर लेते पूरा। जरा आधी घंटा रिवीजन करते शांति से, उसके बाद आगे बढ़ते, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स की बात करता हूँ तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। वो स्टार्ट हमने किया था दोस्तों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में, कॉस्ट से, या सॉरी शॉर्ट रन लॉन्ग रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज से हम बात करते थे। ये देखिए, ये था आपका लॉन्ग रन और ये था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमने इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान में रखी थी। क्या ध्यान में रखा था? कि शॉर्ट रन के अंदर आप कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं ला सकते सिवाय लेबर के। कि शॉर्ट रन के अंदर आप सिर्फ लेबर वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बाकी आपको चेंज नहीं कर सकते। और लॉन्ग रन के लिए क्या बोला था? लॉन्ग रन में तो सिंपल सी बात है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है, नई मशीन ला सकते, लैंड भी खरीद सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। और शॉर्ट रन को लेके ही हम आगे बढ़े थे, लॉन्ग रन की हमने बात ही नहीं की थी, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। फिर शॉर्ट रन को लेके हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ टर्म्स पढ़े थे, याद होगा आपको। ये 3 टर्म पढ़े थे, एक टोटल प्रोडक्ट, एक एवरेज प्रोडक्ट, एक मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ। एवरेज क्या होता है? एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है? टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी, आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। और मार्जिनल क्या होता है? पहले कितना था, अब कितना है, चेंज बोलते हैं इसको। तो चेंज का है में टोटल प्रोडक्ट में। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट अगर अपने को निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1। याद है ये चीज अपन ने पढ़ा था। इसके बाद अपन ने इसका टेबल देखा था। इस टेबल में बेटा थोड़ा सा चेंज भी करवाया था, याद होगा, है ना? ये 2200 किए थे इसको काट के, और इसको काट के और कुछ किए थे 3800 किए थे, है ना? और ये टेबल से हमने टोटल प्रोडक्ट निकाला था, एवरेज प्रोडक्ट निकाला था, मार्जिनल निकाला था। उसके बाद हमने ये जो 3 चीज आई है इसके कर्व्स ड्रॉ कर देते। और ये कर्व्स हमने कहाँ देखा था? ये यहाँ पे हमने ये कर्व्स को देखा था। ये देखिए, अगर मैं आपको कहना चाहूं कि टोटल प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप बोलोगे सर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद अ इंक्रीजिंग रेट इन द स्टार्टिंग, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। देखो ध्यान से, सिर्फ टोटल प्रोडक्ट की लाइन देखना। पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर कम हो जाता है, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितने पहले बढ़ रहा था। आफ्टर दैट और धीरे धीरे बढ़ रहा, और उसके बाद सीधा नीचे जाना स्टार्ट हो गया। मार्जिनल के बारे में क्या ख्याल है? मार्जिनल बढ़ता है, जितनी तेजी से टोटल बढ़ता है उतनी तेजी से मार्जिनल भी बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद ये पलटी मार देता है और नीचे आते जाता और नेगेटिव भी जाता है। टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ता है फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसको अपन ने 3 स्टेज में बांट दिया था। क्या स्टेज थे? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हो रहा है? अगर मैं सिर्फ स्टेज 1 की बात करूं, स्टेज 1 कहां तक है? स्टेज 1 है एपी और एमपी के इंटरसेक्शन तक। जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट, स्टेज 1 कंप्लीट्स। कुछ नोट्स के अंदर 12th के देखो या किसी और फैकल्टी के देख सकते हो, स्टेज 1 यहीं तक दिखाया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। कुछ गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है आपके जो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है, जिसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे और जिसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, उस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेज 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यानी कहाँ पे? एपी और एमपी के इंटरसेक्शन पे। अपने को कहाँ क्या करना है एग्जाम में मार्क? अपने को स्टेज 1 कहाँ तक पकड़ना है? इन्फ्लेक्शन तक कि आगे तक? आगे तक। मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, तो फिर अपने को यहाँ तक मानना पड़ेगा। जैसे एचयूएफ के केस में मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था पारसी एचयूएफ के पार्ट नहीं, पारसीज आर नॉट हिंदूज, लेकिन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा है नहीं, पारसीज आर हिंदूज।
तो अपने को क्या करना है, पारसीज आ रहे हैं तो ठीक है भैया, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा मार्क्स चाहिए ना। वैसे भी सही लिख के मार्क्स नहीं दे रहे आजकल वो लोग, सही है कि नहीं, चल रहा है ना आजकल कुछ ना कुछ, मजा आ रहा है। हर फैकल्टी अपनी रोटी सेक रहा है वहां जा जाके। शुरू किया था प्रवीण शर्मा सर ने, आज नहीं 1 साल पहले ही उन्होंने ये चीज शुरू कर दी थी। वो ही एक लीडर है जिन्होंने लीड किया, और बिना किसी मतलब उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उसके लिए वो कर रहे हैं। अब जो फैकल्टी पहुंच रहे हैं सब अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए पहुंच रहे हैं कि चलो स्टूडेंट के साथ फोटो आ जाएंगी और बढ़िया स्टूडेंट में अच्छा मैसेज जाएगा, देखो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी भी पहुंच गए, पॉलिटिकल भी बन गया अब तो ये एजेंडा, ठीक है, क्योंकि वोट जहां वोट रहेंगे वहीं पहुंचते हैं ना सब, है कि नहीं, ठीक है। तो आंख और कान खुले रखो अपने, चलो जाने दो। तो हाँ, हम लोग कहा थे जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये देखिए, और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट भी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं, जो पलटी मारते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां से दोनों पलटी मार देते हैं, ये कम होना मतलब बढ़ता तो लेकिन कम रेट से, और ये पूरी पलटी मार देता है, बराबर है। अब तो एवरेज प्रोडक्ट यहां तक बढ़ता है, उसके बाद कम होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तीनों लाइन के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है फर्स्ट स्टेज में। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस स्टेडीली टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आफ्टर दैट इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, इट इंक्रीजेस एंड आफ्टर टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखेंगे, इट इंक्रीजेस टिल मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। एंड इन स्टेज 1 ऑलवेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, हा कि ना। स्टेज 2 पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ स्टेज 2 एंड इट इंक्रीजेस विद द डिमिनिशिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेस जीरो तक जाता है। और इस पूरे स्टेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट इज एवरेज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, बराबर है। ये पढ़ाया था, याद है क्या, मैं ब्रशअप करा रहा हूं सिर्फ, अभी आधी घंटा ब्रशअप ही करते हैं, नहीं तो आगे का भी थोड़ा, आगे तो बहुत इजी है, यही थोड़ा भारी है, आगे तो ऐसा बिल्कुल सही में है, ऐसा 1 मिनट में। इनडिफरेंस कर्व याद है ना, इनडिफरेंस कर्व याद है क्या, नहीं है, एब्सेंट थे आप, नहीं आपको याद है इनडिफरेंस कर्व, आपको पूछ रहा बेटा, याद है ना, फिर अच्छी बात है, फिर जम जाएंगे। चलिए और स्टेज 3 में क्या लिखोगे बेटा, स्टेज 3 बोलो ना, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो फॉल्स, वो तो फॉल हो रहा था, वो भी हो रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, वो नेगेटिव में चले जाओ, बराबर है। ये 3 स्टेज है। अब इस 3 स्टेज के हमने नामकरण किए थे। पहले का नाम था इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरे का नाम था डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरे का नाम था नेगेटिव रिटर्न्स। देख लो, इधर देखो, पहले इधर देखो ना, ओ भाऊ इधर देखो, ये पहले क्या हो रहा है, दोनों इंक्रीजिंग हो रहे हैं, उसके बाद इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। देख भी रहे तो गलत पेज में देख रहे हैं आप, ठीक है, और वहां नहीं लिखा है, नहीं अलग पेज में लिखा है ना, अरे क्या बात करते हैं, देखो ना, अच्छा आपने लिख लिया, वो अच्छी बात है। ये देखो स्टेज के नाम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, बराबर है, नाम दिए। अभी कोई ठीक है, दिख ही रहा है हमारे को, और इसके अंदर क्या था क्या नहीं, ये सब अभी आप लोगों को बताया। इसके बाद हमने रीजन पढ़े थे कि काय के लिए ये हो रहा है, ये जो इकोनॉमिस्ट लोगों ने कुछ रीजन दिए हैं, वो रीजन भी देखते हैं। रीजन का कारण है, मान लो पहला एग्जांपल आपको देता हूं, ये हॉल है, इसका रेंट है 2.5 लाख रुपए महीना, इसका रेंट है 2.5 लाख रुपए महीना। स्टूडेंट्स आते हैं, आप सब मान लो 50 स्टूडेंट्स आते हो तो भी 2.5 लाख ही देना है, 100 स्टूडेंट आते हो तो भी 2.5 लाख देना है। मुझे फायदा किस में है, 100 में कि 50 में? ऑब्वियसली 100 में सर। क्यों? क्योंकि सर रेंट फिक्स्ड है,
जितना ज्यादा आप स्टूडेंट बढ़ाओगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा और रेंट पर यूनिट पर स्टूडेंट कम होता जाएगा, आपकी कॉस्ट निकलती जाएंगी। हाँ कि ना? तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे मुझे रिलीफ मिलता जाएगा कि मेरा रेंट निकल रहा है, लेकिन ये कब तक? कैपेसिटी 200 है, 200 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तकलीफ होंगी ना, नीचे थोड़ी बिठाएंगे, दूसरा रूम लेना पड़ेगा। और शॉर्ट रन में दूसरा रूम अरेंज होता क्या? नहीं, हमने पहले ही बोला था, बराबर है। तो पहला रीजन ये है कि जो फिक्स्ड फैक्टर रहते हैं स्टार्टिंग में वो अनयूज्ड रहते हैं। जैसे अभी 50 ही बच्चे तो पूरा यूज हो रहा क्या? नहीं, लेकिन बच्चे और 50 आएंगे तो मेरी क्या कॉस्ट बढ़ेंगी? कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उतनी लग रही है, रेंट उतना ही लग रहा है, बढ़ बढ़ के क्या बढ़ेंगी? सिर्फ नोट्स की कॉस्ट, सिर्फ नोट्स की कॉस्ट बढ़ेगी और कुछ भी मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला है। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये कारण है कि पहले एकदम तेजी से बढ़ता है लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आने के बाद मार्जिनल कम होते जाता है और वो नीचे गिरते जाता है। आई बात समझ में? इसके मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था मशीन का, आपको याद होगा। एक मशीन पे अगर 5 आदमी काम कर सकते हैं और हम तीन ही आदमी लगाते हैं तो 2 आने से क्या फर्क पड़ेगा? फायदा होगा और तेजी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसी मशीन पे 6, 7, 8 तो अब वो टाइम पास ज़्यादा करेंगे, पैसे भी लगेंगे, कोई विशेष प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगा, उल्टा रिटर्न तो आएंगे लेकिन डिमिनिशिंग रेट से आएंगे जितना पहले आ रहे थे। और 10 लगा दिए तो 9-10 लगा दिए तो उल्टा क्या होगा? काम तो करेंगे नहीं, बातें करके टाइम पास करेंगे, यूनियन बाजी करेंगे और हमारे प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाएगा, नेगेटिव चला जाता मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ कि ना? ये बेस्ट एग्जांपल इसका दिया था, याद है कि नहीं है? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव रिटर्न्स के बाद कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे क्या? याद है क्या? कहां कहां अप्लाई नहीं होता ये एक्सेप्शंस? याद है? नहीं पढ़े नहीं थे? नहीं पढ़े थे, एक्सेप्शन छोड़ दिया था। अच्छा हाँ, एक्सेप्शन छोड़। अच्छा ये आपको बताया था स्टेज 1 की स्टेज 2, कौन से स्टेज पे ऑपरेट करेंगे? स्टेज 2। क्यों 1 नहीं? नहीं 1 पे कर सकते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 पे क्या है? टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी कुछ जेब में आ रहा है, जा नहीं रहा है। और 3 पे तो जेब से जा रहा है तो हम रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो नॉर्मल आदमी स्टेज 2 पे ऊपर ऑपरेट करेगा, स्टेज 3 पे नहीं। चलिए ठीक है, अब हम हाँ क्या बोले? 2 पे है, 3 पे जाएगा और वापस आ जाएगा। हो 2 जब तक 3 पे जाएगा नहीं तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ लॉस हो रहा है? मरे सिवा स्वर्ग थोड़ी दिखता, लेकिन मर के वापस नहीं आ सकते। यहाँ एक बार जाएगा, लॉस करेगा और फिर वापस आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? एक बार जाके वापस आएगा वो, तो एक ही दिन के लिए लॉस करेगा ना, रोज थोड़ी करेगा। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर उसको ये तो इसमें लिखा नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। अगर वो स्टेज 3 पे पहुंच गया थोड़ी देर के लिए और उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरा लॉस हो रहा है ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट के कारण हो रहा है, फिक्स्ड के कारण नहीं हो रहा। फिक्स्ड तो थोड़ी सी है, वेरिएबल ज़्यादा है, और वेरिएबल को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर उसको ये समझ में आ जाता है कि वेरिएबल के कारण हो रहा है तो फिर वो अपनी वेरिएबल कम करने की कोशिश करेगा। अगर वेरिएबल कम हुई तो वापस प्रॉफिट्स होना स्टार्ट होंगे। लेकिन फिर स्टेज 3 का जो ये ग्राफ है ना, ये आगे खसक जाएगा, क्योंकि ये आगे खिसक जाएगा। मतलब मान लो थोड़ा इसने दिमाग भी लगाया तो ये यहाँ नहीं आएगा, फिर स्टेज 3 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा और ये मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे 0 होगा, ऐसा कुछ तो भी होगा। लेकिन स्टेज 3 शुरू तब होगा जब तक मार्जिनल 0 नहीं होता, तब तक स्टेज 3 शुरू हो ही नहीं सकता। आई बस समझ? और स्टेज 3 रियल है तो वो जाके एक बार वापस आ जाएंगे, एक बार तो जाके देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले रीजन ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। अब ये हर लॉ के एक्सेप्शन तो रहते ही है। हमने स्टार्टिंग में कुछ अजम्पशन पढ़े थे, याद है क्या? वापस बताता हूं। अजम्पशन ऑफ लॉ। अजम्पशन मतलब क्या होता है? हम ये अज्यूम कर रहे हैं ऐसा ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ये लॉ फिट बैठेगा, नहीं तो ये लॉ फिट नहीं बैठेगा। तो अगर मान लीजिए ये सब नहीं होता है
तो ये लॉ फिट बैठेगा क्या? नहीं। तो ये अजम्पशन है, ऐसा होना चाहिए, और एक्सेप्शन क्या हुए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो दीज आर द एक्सेप्शंस। चलो पढ़ते हैं। पहला एक्सेप्शन, उसमें लिखा था अजम्पशन में टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। ये देखो ना, पहला ही अजम्पशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड अनचेंज्ड। इसका एक्सेप्शन है, भैया अगर टेक्नोलॉजी चेंज करती तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। लिखा देखिए सबसे ऊपर, एक्सेप्शन टू द लॉ अराइज व्हेन इट्स अजम्पशन डू नॉट होल्ड गुड। मतलब जो आपने अजम्पशन लिए हैं अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो होल्ड गुड नहीं करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या, इन केस ऑफ एनी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एमपी एंड एपी मे राइज इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कम होने के बदले ऊपर जाएगा। तो ये लॉ बैठेगा कि फिट नहीं बैठेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपका फिट नहीं बैठेगा। दूसरा है, law does not apply to situation where all factors are proportionately varied। ये लॉ के अंदर हम किसको वेरिएबल रखते हैं? सिर्फ लेबर को वेरिएबल रखते हैं, बाकी सबको हम फिक्स्ड अज्यूम करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप सब चीज वेरी कर सकते हो, लेबर भी, मशीन भी, कैपिटल भी, तो ये लॉ फिट बैठेगा क्या? नहीं। तो कौन से लॉ पे जाना पड़ेगा? लॉन्ग रन वाले लॉ पे, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पे जाना पड़ेगा आपको। वो तो आगे देखेंगे क्या होता है, वो तो और आसान है, सीधा सीधा। इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब, एक जेरोक्स मशीन आपने लगाई, वो जेरोक्स मशीन के लिए आपको 5 आदमी लगते थे, पुरानी मशीन थी। एक आदमी पैसे लेने के लिए, एक आदमी लाने ले जाने, 2 आदमी लाने ले जाने के लिए, एक आदमी पेपर डालने के लिए, और आप जेरोक्स निकालते थे बार बार ऊपर नीचे करके, ऐसा कुछ तो भी करते थे। आजकल ऐसी मशीन आ गई कि एक बार फटाफट स्कैन कर दो। पहले क्या करना पड़ता था? ऐसा खोला, रखा, वापस बंद किया, जेरोक्स निकाला, वापस खोला, ऐसे सब करना पड़ता था। आजकल जहाँ आप देखोगे एडवांस्ड मशीन्स हैं, वहाँ पे वो धड़ धड़ स्कैन करता है, प्रिंट का बटन दबाता है, और बराबर आगे पीछे से जेरोक्स प्रिंट होके निकलता है। टेक्नोलॉजी चेंज होने से फायदा होगा कि नहीं होगा? 2 लेबर कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? प्रोडक्शन उतना रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी लेबर बढ़ाने के बाद या नहीं भी बढ़ाया, उल्टा कम करने से और मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा ऊपर जाएगा, जेरोक्स ज्यादा निकलेंगे, कमाई बढ़ेगी कि नहीं? जेरोक्स मशीन का रेंट उतना ही है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, आप जिस जगह पे जेरोक्स निकाल रहे हो उसका रेंट उतना ही, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा अच्छे से रिकवर होंगी आपकी। इसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपने पंचर बनाने वाले के पास गए कभी? कार पंचर बनाने के पास, कार वाले के पास कभी जाके देखना, वो नॉर्मल अगर छोटी सी दुकान वाला पंचर वाला तो कैसे लेता है, ऐसा ऐसा करते रहता, उसको टायर ट्यूब निकालने को ही 15-20 मिनट लग जाता है। और MRF के शोरूम में जाके देखना, कभी अगर मशीन देखी होंगी, वो सीधा टायर उठाते रखते, और 2 मिनट में वो पूरी ट्यूब वो बाहर आ जाती, 1 मिनट में चेक हो जाता, और तीसरे मिनट में आपका, चौथे मिनट में पंचर बन के तैयार। और वो नट ऐसे से घुमाएंगे क्या? वो मशीन तो देखी होंगी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। और क्या, किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? तीसरा, this law does not apply to cases where factor must be used in fixed proportion to yield product। factor must be used in fixed proportion मतलब 2 फैक्टर समझ लो, लेबर, मशीन, ठीक है? 2 फैक्टर पकड़ लो। अगर 1 लेबर है तो 3 मशीन लगेंगी, सॉरी 1 मशीन है तो 3 लेबर लगेगा। दूसरी मशीन लाओगे तो 2 से 1 से कुछ नहीं होगा, 3 ही लगाना पड़ेगा, या तो चलाओ या बंद कर दो। फिक्स्ड प्रपोर्शन जहां आ गया वहां ये लॉ फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉ के अंदर पहला नियम हमने पढ़ा था, ये शॉर्ट रन है, और शॉर्ट रन में हम लोग क्या पकड़ते हैं? सिर्फ लेबर वेरिएबल है। तो भैया जब फिक्स प्रपोर्शन में आपको चलाना है तो लेबर के साथ साथ मशीन भी लगेंगी, या मशीन के साथ साथ उतना लेबर भी लगेगा। तो ऐसे में ये लॉ फिट नहीं बैठेगा, तो कौन से लॉ पे जाना पड़ेगा? रिटर्न्स टू स्केल वाले पे, लॉन्ग रन वाले पे। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग रन वाला। इसके बाद, this law does not apply to situation where perfect substitute of fixed product, fixed factor can be available in short run। हमने ये लॉ को शॉर्ट रन में लेबर को ही वेरिएबल क्यों पकड़ा था? क्योंकि भैया हम शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं ला सकते।
कैपिटल शॉर्ट रन में नहीं ला सकते, हम ज़मीन शॉर्ट रन में नहीं ला सकते, हम मशीन शॉर्ट रन में नहीं ला सकते, हमने ये पकड़ा था। लेकिन मान लो ज़मीन नहीं है, उसका सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल है शॉर्ट रन में, कैपिटल नहीं है लेकिन उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, मशीन नहीं है लेकिन उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और वो शॉर्ट रन में अवेलेबल है, तो ये लॉ फिट बैठेगा क्या? नहीं। फिर तो आप कह लो कि भाई लेबर के साथ साथ मशीन भी लगा सकते हैं, लेबर के साथ साथ कैपिटल भी लगा सकते हैं अगर शॉर्ट रन में आपके पास कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर का अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो ये लॉ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि शॉर्ट रन में भी आप परफेक्ट सब्सटीट्यूट को लगा सकते हो। तो ये 4 केसेस के अंदर ये एक्सेप्शंस है, ये लॉ फिट नहीं बैठेंगे। यानी चारों में एक बात कॉमन की है, अगर आपने नोटिस करी तो सब में फिक्स्ड फैक्टर को लाने ले जाने की बात कर रहा है। और हमारा ये लॉ काय पे है? ये लॉ सिर्फ एक ही चीज बोलता है, सिर्फ लेबर वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड है, शॉर्ट रन में नहीं बदला जा सकता। और ये सारे एक्सेप्शन काय पे किसके आसपास है? शॉर्ट रन में। ये चेंज हुआ तो क्या होगा, ये चेंज हो, तो हमको भी मालूम है चेंज हुआ तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसलिए एक्सेप्शन एग्जाम में लिखने का काम है क्या? नहीं। अब इंस्टीट्यूट ये भूल गई, उन्होंने मतलब ये सिलेबस तो डाल दिया लेकिन ऐसी चीज़ें भी छोड़ दी, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे ना एमसीक्यू बन सकते हैं, मतलब नहीं बनते, कभी आते नहीं है, और ना ऐसी चीज़ों को आपको ऐसी चीज़ सिर्फ आपको लिखने का कहा जाता है, और लिखते तो हम हैं, लिखना है क्या आपको? इसलिए समझा रहा हूँ, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएंगे। अब ये हमारा हो गया ये छोटा वाला लॉ वेरिएबल पोजीशन शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन में क्या, ये सारे जो एक्सेप्शंस देखे हैं ये कहीं और तो फुलफिल करने पड़ेंगे कि नहीं? तो 3 इसमें से एक्सेप्शंस अगले लॉ के अंदर हमारे पूरे हो जाते हैं। यानी अगर 3 एक्सेप्शंस आ जाते हैं तो हमारे पास एक और लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या वेरिएबल है भैया? सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरिएबल, नथिंग इज फिक्स्ड। ये पहला थंब रूल याद कर लो। क्या है लॉन्ग रन में? एवरीथिंग इज वेरिएबल, नथिंग इज फिक्स्ड। बट एक असम्पशन है, प्रपोर्शन कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर आपने अज्यूम किया है कि एक मशीन पे 3 लेबर रखते हैं तो भैया दूसरी मशीन लाओगे तो 6 लेबर लगाने पड़ेंगे, तीसरी मशीन लाओगे तो 9, चौथी 12, पांचवी 15 ना बेटा, 15 बोला क्यों सुशील? बहुत हंसी आ रही। और छठवीं मशीन 18 लेबर, हाकी ना? अरे ये समझता है प्रपोर्शन क्या निकला? 1:3, 1:3, 1:3, 1:3। ये प्रपोर्शन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये लॉ का अजम्पशन है। और बड़ा आसान सा लॉ है, देखो बताओ कैसा है। कुछ नहीं, ऐसा करता है, ऐसा ऐसा और ऐसा, सॉरी ज्यादा स्पीड हो गई। ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता? पहले बढ़ता है। अरे देखो मत देखो, अरे इधर देखो ना, लिखा तो सब कुछ है, इधर देखो ना। पहले क्या हो रहा, फिर क्या हो रहा, और तीसरा क्या हो रहा? यहाँ पे वो डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, फालतू बातें नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट, काम खत्म। सिंपल हिसाब है। चलो पढ़ते हैं, बहुत आसान है ये लॉ। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब कुछ वेरिएबल है, और ये कौन से रन में बात कर रहे हैं हम? लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं। चेंज इन स्केल मीन्स दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रपोर्शन। ये गलती स्पेलिंग लिखी है, इसको प्रपोर्शन कर दो। The law of returns to scale analyzes the changes in output due to changes in scale in long run. That is, quantity of resources keeping proportion constant. ये देखो, law of returns to scale के बारे में कुछ लिखा है। When there is an increase in scale, increase in all factors of production together in same ratio, the marginal product increases at first, become constant thereafter and start decreasing beyond certain level. ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको ये दिख रहा एक टेबल, ये टेबल जरा देखो भला, आपको समझ आ रहा है क्या?
क्या समझ आ रहा? कुछ नहीं सर, आपने 1:3 के अंदर सब लिख दिया, सीरियल नंबर 9 तक लिख दिया, ये G नहीं है, ये 8 है। टोटल प्रोडक्ट आप बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। मार्जिनल कैसे निकालते, आता है कि बताऊं? मालूम है ना, पहले 0 था 2000 आया, अब इसका डिफरेंस 3000, इसका डिफरेंस 4000, इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बिकम्स कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस। हाँ कि ना? अरे कुछ तो बोलो, पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट चल रहा है, फिर कम हो जाता है। ठीक है, अब देख लो ग्राफ। तो 3 स्टेज भी बना ले, 3 स्टेज बनाए। पहला स्टेज कहां तक? बढ़ता हुआ। दूसरा स्टेज कांस्टेंट वाला। तीसरा स्टेज कम होने वाला। सिंपल है। हाँ, अब आती है काम की बातें। क्या हुआ? अब आती है अरे सुन, आपको समझ रहा ना बेटा? अब आती काम की बातें। क्यू तो 3 के नाम भी दे देते। स्टेज 1 का नाम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसमें क्या था? इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इसमें नेगेटिव वगैरह की बात नहीं है, इसमें इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्यू होता है, डिक्रीजिंग क्यू, कांस्टेंट क्यू होता है और डिक्रीजिंग क्यू होता है। ये अब हम रीजन के साथ हम लोग अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, जरा ध्यान देना। पहले बेटा सिर्फ स्टेज 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, स्टेज 1 दोनों के लगभग रीजन सेम है, लगभग। In stage 1, output increases in greater proportion than increase in inputs, generally due to the internal economies and following. Internal, external क्या होता है? ये पढ़ाया था आपको। क्या होता है इंटरनल? अब वो तो अंडर का इंटरनल, बाहर का एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमिक्स इस पढ़ाया नहीं पढ़ाया? एक सेकेंड, कहाँ आ गया? पक्का आ गया? अरे हाँ, 3rd चैप्टर पे एंड में। हाँ ठीक है, यस आ गया। पहले थोड़ा सा फिर बता देता हूँ इसके बारे में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना। लार्ज स्केल पे कभी भी प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी हमेशा कम आती है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बेनिफिट, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब नॉन बेनिफिट, डिसएडवांटेज। इकोनॉमीज मतलब फायदा, डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान। हर चीज का फायदा मिलता है कि नुकसान भी होता है? कोई भी चीज, मान लो कोई छोटा बच्चा है, आप उसको बहुत लाड़ प्यार करते हो तो खुश रहता है, थोड़ा लाड़ प्यार किए, थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद क्या होने लगता है? कुछ दिन ठीक चलता है और उसके बाद क्या होता है? बिगड़ जाता है। फिर हम बोलते हैं ना, ज्यादा लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। तो वैसे ही ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमेशा अच्छी नहीं रहती। पहले बढ़ेंगी, फिर वो लड़का नॉर्मल रहेगा, फिर वो बिगड़ जाएगा। वैसा ही इसमें भी होता है, ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं रहता। तो देख लो, ज्यादा लाड़ प्यार यानी ज्यादा मशीन लगाना, ज्यादा लेबर लगाना, ये सब हमेशा अच्छा नहीं रहता है। चलो देखते हैं कुछ रीजंस है। क्या रीजन है? When the firm expands, increasing returns to scale are obtained in the beginning. ये देख लो, बिगिनिंग में इस स्टेज पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका बढ़ता जा रहा है। In the table above, initial expansion of organization leads to increasing marginal products. Increasing returns to scale arise due to indivisibility of factors, that is factors are available in large and lumpy units, can be utilized with utmost efficiency at large output, and if all the factors are perfectly divisible, increasing return may not occur. अब बताओ, ये lumpy मतलब बिग होता है, ये डिविजिबल इंडिविजिबल मतलब क्या? क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप डिवाइड कर सकते हो? आधा लेबर चाहिए, आधी मशीन चलेंगी, ऐसा कर सकते क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो मशीन एक लाना है तो पूरी लानी पड़ेंगी, और वो मशीन को 3 लेबर की जरूरत है तो तीनों लेबर लगाने ही पड़ेंगे। यस और नो? आधा लेबर, 2.5 लेबर की जरूरत है, 2.5 लेबर लगा सकते क्या? नहीं सर, वो
लेबर को काट के लाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, आपको 3 लेबर लगाने पड़ेंगे। ये सब चीजें इनडिविजिबल है, सिर्फ कैपिटल डिविजिबल है, जितना जरूरत है उतना मिल जाता, बाकी चीजें इनडिविजिबल है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है इसका कि भैया ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट में है स्टार्टिंग में। ये देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल राइजेस ड्यू टू इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। आप फैक्टर्स को डिवाइड नहीं करते, आधा मैनेजर चाहिए, आधा लेबर चाहिए, आधी मशीन चाहिए, ऐसा होता क्या? पूरी लेनी पड़ती, और पूरी लेनी पड़ेगी तो मजबूरी के अंदर 3 लेबर लगाने पड़ेंगे। जैसे 1:3 का रेशियो पकड़ा था अपन ने अभी। अब मान लीजिए आप एक और मशीन खरीद के लाते हो, लेबर नहीं मिल रहे लेकिन 2 ही मिल रहे, या आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए एक लेबर को, और या तो आपको मजबूरी में 3 लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? यस, आपको मजबूरी में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो ये मशीन का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और हमने ये लॉ का स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या पकड़ा है? हम लोग प्रपोर्शन चेंज नहीं करेंगे। मशीन बढ़ाया तो बराबर 3 लेबर लगाऊंगा, यानी फिक्स्ड फैक्टर बराबर यूटिलाइज हो जाएगा मेरा। एक मशीन लगाई, 3 की जरूरत थी, बराबर 3 लगाने से यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? यस, बराबर यूटिलाइजेशन होगा। फैक्टर्स अवेलेबल इन लार्ज एंड लंपी यूनिट्स कैन बी यूटिलाइज्ड विद अटमोस्ट एफिशिएंसी एट अ लार्ज आउटपुट इफ ऑल फैक्टर्स आर परफेक्टली डिविजिबल। अगर ये फैक्टर्स डिविजिबल हो जाए तो फिर काम होगा क्या? नहीं, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं आएंगे, शायद कम आ जाए, हम लोग कम कर देंगे लेबर। ठीक है। Returns to scale increases due to greater possibility of specialization in factors like land and machinery. आप लैंड अच्छा ले लोगे, मशीनरी अच्छी ले लोगे, तो आपका रिटर्न स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होना ही होना है। तो सर फिर कांस्टेंट क्यों होता है? हाँ, एक समय आने के बाद हर चीज कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अब आपने अपना जो लेवल है वो अचीव कर लिया। कैसे देखते हैं। इन स्टेज 2 कौन सा बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, याद है? In stage 2, output increases in the same proportion as that of proportion in which the scale all factors are increased. In the table above, subsequent increase in size of the organization, the marginal products remains the same. देख लो भैया, इसका कहना है जैसे जैसे यहाँ आप प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट सेम रेट से बढ़ रहा है। ये देखो 5000 बढ़ा इधर, उसके बाद फिर से 5000 बढ़ा इधर, उसके बाद फिर से 5000 बढ़ा इधर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसके कुछ रीजंस होंगे, लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द इकोनॉमी एज टू होली जनरली एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एन इंडिविजुअल फर्म पासेस थ्रू लॉन्ग फेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन इज लाइफ टाइम। इट इज अदरवाइज कॉल्ड एज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। कोई भी स्टेज, कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपने नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर इस कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल से गुजरती ही है, क्योंकि एक समय तक कोई चीज बढ़ेगी, उसके बाद ये आउटपुट लिमिटेड बढ़ता है। आई बात समझ में? तीसरा जो स्टेज है वो डिक्रीजिंग है। बच्चा बिगड़ गया। कैसे? इन आउटपुट इंक्रीजेज इन स्मॉल प्रपोर्शन विद इंक्रीज इन ऑल इनपुट। The firm goes on expanding by increasing all inputs. It becomes uneconomical beyond a certain extent, so diminishing returns to scale sets in. अंदर आ जाते हैं। अभी क्यों होता है बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। Decreasing returns to scale occurs due to internal and external diseconomies. क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज के कारण ये होता है। चलो आपको बताता हूं। पहले एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं तो इंटरनल समझ में आएगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का फायदा और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज यानी नुकसान। चलो इकोनॉमीज की बात करते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मतलब क्या? यानी फायदा। क्यों होता होगा? एक्सटर्नल मतलब बेटा कंपनी के बाहर। एक्सटर्नल इकोनॉमीज यानी बाहर कुछ तो भी हुआ, उसका मुझे फायदा मिलेगा। कोई भी जो आपके दिमाग में आना। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चेंजेस इन लॉ, सही बोल रहे हैं, लॉ में चेंज हुआ, उसका आपको बेनिफिट मिल गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स कम ज्यादा हो गए, आपको बेनिफिट मिल गया। रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, वो इंटरनल, हाँ वो भी एक्सटर्नल। रॉ मटेरियल बोला, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, उसका भी आपको फायदा मिल गया। अच्छा सप्लायर मिल गया, उसका फायदा, टाइमली डिलीवरी हो जाती है। ये सब हो गया एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो डिस इकोनॉमीज क्या होता है? अगेन गवर्नमेंट ने लॉ में कुछ चेंज किया जो हमारे लिए गलती हो गई।
दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आफ्टर पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद हम कुछ बना रहे हैं वापस, ये सब क्या होते हैं? डिस इकोनॉमिक्स। ये हो गए एक्सटर्नल जो हमने नहीं किया। इंटरनल क्या होते हैं मैं बताता हूं। अभी आप क्या कर रहे थे? आपका एक था मशीन बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे हैं मशीन, लेबर वर्कर बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो जस्ट इमेजिन आप अकेले हो और आपके पास और कोई बिजनेस नहीं है, छोटी सी जगह है, आप मशीन बढ़ाते जा रहे, लेबर बढ़ाते जा रहे, मशीन बढ़ाते जा रहे, लेबर बढ़ाते जा रहे। ये बढ़ते ही रहेगा क्या आउटपुट की कहीं जाके कम होगा? लैंड नहीं बढ़ाया मैंने अभी, यहाँ सिर्फ मशीन और लेबर बढ़ाते जा रहा हूँ और सब काम मैं ही देख रहा हूँ। प्रोडक्शन भी मैं ही देख रहा, रॉ मटेरियल परचेज भी मैं ही देख रहा, एडवर्टाइजमेंट भी मैं ही देख रहा, सेल्स भी मैं ही देख रहा। कब तक चलेंगी गाड़ी? नहीं, कब तक चलेगी? मतलब बढ़ाते जाऊंगा, बस यही दो चीजें बढ़ाते जा रहा, बाकी कोई आदमी स्टाफ नहीं बढ़ा रहा, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं सर, एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होते बराबर आपने समझ जाना चाहिए कि अब शायद मुझे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। एक परचेज डिपार्टमेंट बना दो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो, एक सेल्स डिपार्टमेंट बना दो, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बना दो, तो शायद मेरा वापस बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर फिर भी मैंने नहीं किया तो रिटर्न्स कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर और मशीनरी उसी जगह में लाओगे तो लेबर सिर्फ टाइम पास करेंगे, एक मशीनरी के लिए जगह कम पड़ेगी, प्रोडक्शन आउटपुट कहाँ रखोगे, आने जाने की जगह में तकलीफ होंगी, बहुत सारे रहेंगे इशू। और आपने प्रोडक्ट सब कुछ आप ही देख रहे हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं क्या? एक आदमी सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं, प्रोडक्शन भी हम ही देख रहे हैं, सेल्स भी हम ही देख रहे हैं, परचेज भी हम ही देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी हम ही देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। फिर मशीनरी बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, उतना काम नहीं बढ़ेगा। आई बात समझ में? जब ज्यादा जरूरत से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर बातें होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप कॉमन, आप जैसे सब लोग बैठे हो, अभी एक ही लड़का बैठा है तो पढ़ते रहेगा, दो बैठेंगे तो भी पढ़ेंगे, लेकिन जब 10 15 20 हो जाते हैं तो क्या करते हैं? चलो यार घूम के आते ना, एक आदमी बोलता, और सब बिल्कुल गाड़ी लेके घूम के नाश्ता पानी करके आते, टाइम पास हो गया। यस और नो? तो ये होता है डिक्रीजिंग रिटर्न। और क्यों होता है ये? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज के कारण डिमिनिशिंग होता है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल थोड़ा सा अभी आपको बताया, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब एक पूरा लेक्चर लगेगा इसको पढ़ाने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो और ये डिक्रीजिंग मान के चलो। और क्यों होता है इंटरनल एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तब आपको ये और एक बार फिर से मैं इसके ऊपर आऊंगा और आपको कोरिलेट करवा के दूंगा। क्योंकि अगर हम देखें तो ये इतना सा नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3rd यूनिट के अंदर है। ये देखिए इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज में एक नहीं है, टेक्निकल है, मैनेजरियल है, कमर्शियल है, फाइनेंशियल है, रिस्क बेयरिंग है। एक्सटर्नल में रॉ मटेरियल है जो आपने अभी बोला, टेक्नोलॉजिकल है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, एंसेलरी, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद ये वापस आने वाला, ठीक है? तो अभी हम लोग वापस जहाँ पहले थे वहाँ पे आते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल समझ में आया? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब मैं आपको एक फालतू चीज़ बता देता हूँ, ये वही अपने ये दोनों वापस आ गए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी लेस देन 1। ये a प्लस बी पता है क्या है? ये आउटपुट है, लेमन टर्म्स में अगर बोलूँ तो आउटपुट है। और ये 100% समझ लो, ये 1 यानी 100% समझ लो थोड़ी देर के लिए। 100% से ज़्यादा मिल रहा मतलब इंक्रीजिंग, 100% मिला मतलब जितना लगाया उतना मिला मतलब कांस्टेंट चल रहा, और लेस है मतलब डिक्रीजिंग, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी हमने प्रपोर्शन जितना लगाया उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हमने प्रपोर्शन जितना लगाया बराबर उतना ही फायदा मिल रहा है तो कांस्टेंट चल रहा है, हमने प्रपोर्शन जितना बढ़ा और उससे कम हमको फायदा मिल रहा है तो अब डिक्रीजिंग हो रहा है। यही था हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये दोनों फिर से आ गए, बस ये इतना ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे तो एग्जाम में भी नहीं आता कभी है, ठीक है? और एक देखा था, इनको अपन ने कहीं तो भी पहले देखा था। हाँ तो क्या, Q इज इक्वल्स टू K इंटू फंक्शन ऑफ K।
टू द पावर, आगे c टू द पावर 1 माइनस, अरे याद ही नहीं है यार, क्या मजाक कर रहे हैं। देखो दिखाना आपको क्या सब बताना, ये देखो ये क्या है ये, हाँ ए के क्या बोल रहे हैं, के कांस्टेंट है, एल लेबर है टू द पावर ए, और लेबर होने के बाद बचा क्या लगाएंगे, कैपिटल टू द पावर 1 माइनस ए, वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट। ये इक्वेशन देखे गए थे, लेकिन इनका मेन कहना था कि भैया लेबर जो है वो 3/4 लगता है, कैपिटल जो है वो 1/4 लगता है किसी भी चीज में। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है, इट्स इज एन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है।